chemistry faculty for IIT JEE NEET and today we are starting general organic chemistry. टॉपिक हमारा है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस. कार्बोकैटायंस कौन से फैक्टर्स स्टेबलाइज करते हैं, कार्बोकैटायंस की कंपैरेटिव स्टेबिलिटी, दो कार्बोकैटायंस में से कौन सा कार्बोकैटायन किसी वक्त फॉर्म होगा, क्यों फॉर्म होगा. एक्चुअली जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डील करती है. जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही हमको बताती है कि कोई केमिकल रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड होगी. किसी सबस्ट्रेट पर कैटायन का, एनायन का, न्यूक्लियोफाइल हो, इलेक्ट्रोफाइल हो, अटैक हो पाएगा, अटैक नहीं हो पाएगा. अगर अटैक होगा तो किस तरह से अटैक होगा, क्या इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी क्या होगी, इंटरमीडिएट फॉर्मेशन के बाद रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड होगी और क्यों होगी. ये सारी चीजों का जवाब हमको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिलता है. इसमें सबसे पहला टॉपिक जो हमारे लिए है वो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस. इसमें सारे कैटायंस इन्वॉल्व कर लेंगे हम. इसमें हम नाइट्रोनियम भी, ऑक्सोनियम भी, सबके बारे में बात करेंगे. स्टेबिलिटी ऑफ एनायंस, कार्बीन्स, नाइट्रीन्स, फ्री रेडिकल्स जिनमें ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, सबकी स्टेबिलिटी की बात करनी है क्योंकि स्टेबिलिटी ही सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है. स्टेबिलिटी अगर आप कंपेयर कर सकते हैं, अगर आप मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी समझ रहे हैं कि कोई एल्कीन किसी और एल्कीन से ज़्यादा स्टेबल होगा, क्यों होगा, क्या प्रोडक्ट फॉर्म होना चाहिए, किस बेसिस पर होना चाहिए, ये सारी चीज़ों को समझने के लिए हमको इस टॉपिक पर आना पड़ेगा. सो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस में जो क्राइटेरियंस है हमारे पास में, उसमें पहला क्राइटेरिया है डांसिंग रेजोनेंस. एक्चुअली डांसिंग नहीं होता, इसको आप सिग्मा रेजोनेंस भी कह सकते हो. डांसिंग रेजोनेंस इसको एक नॉर्मल नेम से बुलाया जाता है समझाने के लिए. इसे एक्चुअली बाइंड बॉन्ड कॉन्जुगेशन कहा जाता है. व्हाट इज बाइंड बॉन्ड कॉन्जुगेशन, अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए. नॉर्मली जो रेजोनेंस होता है वो पाई बॉन्ड टू पाई बॉन्ड होता है. एक पाई बॉन्ड दूसरे पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होता है. कार्बन और कार्बन के बीच का पाई बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच के दूसरे पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है. देन दैट इज नोन एज रेजोनेंस. जिसकी बात हम कर रहे हैं फिलहाल, सिग्मा रेजोनेंस की बात, ये कब होता है. इस आयन को ध्यान से देखिए. जब हम आगे चलेंगे, बेयर एंगल स्ट्रेंथ थ्योरी पढ़ेंगे, तब बहुत सारी चीजें इसके बारे में हम ज्यादा डिटेल में बात करेंगे कि इस आयन में डांसिंग रेजोनेंस होता है, जिसका सिंपल सा मतलब है कि ये sp3 कार्बन और ये sp3 कार्बन, इनके बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा और इस सिग्मा बॉन्ड के ब्रेक होने से यहां पर एक पाई बॉन्ड फॉर्म होगा. अगर आप ध्यान से देखें तो इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज इसने लूज कर दिया, पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर आ गया है. यहां पर पहले सिग्मा बॉन्ड हुआ करता था जो अब नहीं है और ये पाई बॉन्ड है. क्यों हुआ ऐसा, पेयर का एंगल स्ट्रेंथ थ्योरी आपको एक्सप्लेन करेगा कि ये sp3 कार्बन है, ये sp3 कार्बन, सारे sp3 कार्बन है, आप देख रहे हैं. थ्योरेटिकली हम ये मानकर चलते हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू जो एंगल की है वो है 110 डिग्री. sp3 कार्बन को 110 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए, लेकिन जब आप इस साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप में देखेंगे तो एंगल जो एक्चुअल फॉर्म हो रहा है वो है सिर्फ 60 डिग्री. यानी एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, 50 डिग्री का. इतना एंगल स्ट्रेन ये बेयर नहीं कर सकता, इसलिए ये बॉन्ड टूट जाता है. बॉन्ड के टूटने से क्या हुआ, साइकिल तो रहा नहीं. साइकिल नहीं रहेगा तो इसकी स्टेबिलिटी, वो स्ट्रेन जो एंगुलर स्ट्रेन जो इसमें था, वो स्ट्रेन इसमें रिलीज हो गया. यही चीज फिर हो सकती है, हो सकता है कि ये सिग्मा बॉन्ड ना टूटे, ये वाला सिग्मा बॉन्ड टूटे. इन दैट केस यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस कार्बन पर और पाई बॉन्ड यहां पर एज इट इज जैसे बना है. ये तीन स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो रहे हैं. हालांकि रेजोनेंस नहीं है, रेजोनेंस इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड और ये एक सिग्मा बॉन्ड टूट करके ये पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं. लेकिन ये रेजोनेंस जैसा ही कुछ है, ये एग्जैक्टली रेजोनेंस नहीं है, इसीलिए इसको डांसिंग रेजोनेंस कहा गया या सिग्मा रेजोनेंस कहा गया, जहां पे कार्बन और कार्बन एटम के बीच का सिग्मा बॉन्ड कार्बन और कार्बोकैटायन के बीच के पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है. ये स्टेबिलिटी का सबसे बड़ा क्राइटेरिया है कार्बोकैटायन की. जब हम एंगल स्ट्रेंथ थ्योरी में जाएंगे तब हम आपको एक चीज बताएंगे, इसमें और ज्यादा डिटेल में बताएंगे. अगर कोई आपसे पूछता है कि क्या साइक्लोब्यूटाइल ग्रुप अगर जुड़ा हुआ होता इसके साथ में, तो क्या यहां पर भी डांसिंग रेजोनेंस होता, डांसिंग रेजोनेंस नहीं होता. यहाँ पे डेंजेनोव्स रीअरेंजमेंट होता. क्या होता है वो अरेंजमेंट,
यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो कार्बन है sp3 कार्बन, एज यूजुअल जैसा एक्सपेक्टेड है, थीटा एक्सपेक्टेड है 110 डिग्री, लगभग 109.5 डिग्री। लेकिन यहां पर ये जो एंगल बना रहा है, एक्चुअल एंगल जो बना रहा है स्क्वायर में, वो है 90 डिग्री। एंगल स्ट्रेन तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि एंगल स्ट्रेन यहां भी है, लेकिन क्या ये एंगल स्ट्रेन उतना है जितना साइक्लोप्रोपाइल में था? साइक्लोप्रोपाइल में एक्सेसिव एंगल स्ट्रेन था जिसको वो बेयर नहीं कर पाया, लेकिन यहां पर एंगल स्ट्रेन उतना ज्यादा नहीं है, तो डांसिंग रेजोनेंस यहां पर नहीं होने वाला है। यहां पर कुछ और होगा जिसको हमने अभी, जैसा मैंने कहा, डेमजेनोव्स रीअरेंजमेंट। क्या होता है? वो होता है रिंग एक्सपेंशन या रिंग कंट्रैक्शन। इस केस में रिंग एक्सपेंशन होने वाला है। यहां पर क्या होगा, एक बार, हालांकि हम थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रहे हैं पर फिर भी समझ लीजिए इसको। यहां पर इस बॉन्ड को, सिग्मा बॉन्ड को तोड़ा जाता है। यहां पॉजिटिव चार्ज ये कार्बन बियर करता है, यहां नेगेटिव चार्ज ये कार्बन बियर करता है, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से जुड़ता है। इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाता है। अगर आप ध्यान से देखें तो अब आपके पास कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, यानी ये जो अभी अभी ब्यूटाइल था वो अब पेंटाइल में कन्वर्ट हो गया है। दिस इज कॉल्ड डांसिंग रेजोनेंस, सॉरी दिस इज नॉट डांसिंग रेजोनेंस, दिस इज एक्चुअली रिंग एक्सपेंशन, जो डेमजेनोव्स रीअरेंजमेंट है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि एंगल स्ट्रेन है, लेकिन एंगल स्ट्रेन इतना भी नहीं था कि यहां पर डांसिंग रेजोनेंस स्टार्ट होगा। डांसिंग रेजोनेंस के कारण अगर हम स्टेबल कैटायंस की बात करते हैं तो ये तीन कार्बोकैटायंस हैं जो दुनिया के सबसे स्टेबल कार्बोकैटायंस में से हैं। ये दुनिया का नंबर 4 स्टेबल कार्बोकैटायन है, ये दुनिया का नंबर 3 है, और ये दुनिया का नंबर 2 है। दुनिया का नंबर 1 अब तक का नॉन स्टेबल कार्बोकैटायन कौन है? इसको देखिए ध्यान से। इसे देखिए, इस आयन का नाम है ट्राइसाइक्लोप्रोपाइल। ट्राइसाइक्लोप्रोपाइल, जो कि आप देख रहे हैं 3 साइक्लोप्रोपाइल्स हैं। साइक्लोप्रोपेनियम, ये साइक्लोप्रोपेन होता और ये साइक्लोप्रोपेनियम आयन बना है। ये आयन अभी तक का वर्ल्ड में नोन, जो अभी तक मालूम पड़े हैं उनमें नोन आयंस में सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है। अगर हम चाहें तो इस पॉजिटिव चार्ज को इन तीनों कार्बन एटम्स पर बिखेर सकते हैं, डिस्पर्स कर सकते हैं, और ये मान सकते हैं कि ये इसका पॉजिटिव चार्ज है। नाउ डांसिंग रेजोनेंस, ये भी डांसिंग रेजोनेंस की वजह से है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। आई होप आप समझ भी रहे हैं और लिख भी रहे होंगे। नाउ प्रोसीड। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है एरोमेटिसिटी, जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा। एरोमेटिसिटी को सबसे पहले एक्सप्लेन करने वाले थे, जिन्होंने एरोमेटिसिटी को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया, वो थे हकल। हकल ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी सबसे पहले बताई थी, और उस ऑर्बिटल थ्योरी में उन्होंने कहा था कि जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, एक जिसकी एनर्जी दोनों से ज्यादा है, एक जिसकी एनर्जी दोनों से कम है। तो अगर हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, तो वो दोनों लोअर एनर्जी वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएंगे और बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास में 2 और इलेक्ट्रॉन्स होते, यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स होते, तो 2 यहां आते और 2 एंटी बॉन्डिंग में जाते, यानी उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाते जिसकी एनर्जी हायर है। ऑब्वियस बात है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, बॉन्ड बनेगा। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, बॉन्ड बना, एनर्जी रिलीज हुई, स्टेबिलिटी इंक्रीज हुई। लेकिन अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, 2 यहां पर 2 यहां पर, तो उनमें से 2 बॉन्डिंग में आएंगे और बाकी दोनों एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएंगे। रिजल्ट ये होगा कि यहां पे बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो ये एक्सप्लेन करते हुए हकल ये कहते हैं कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 हैं, 8 हैं, 10 हैं, 12 हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्म होने नहीं देंगे, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्म करेंगे। ये सब अगर किसी मॉलिक्यूल में
इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है एरोमेटिसिटी का, तो वो एरोमेटिक कहलाएगा। और अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो एंटी एरोमेटिक कहलाएगा। इसको हम 4n+2 रूल कहते हैं हकल का, जो हम ज्यादा डिटेल में बात करेंगे जब हम एरोमेटिसिटी की बात करेंगे पर्टिकुलरली। फिलहाल हम बात करेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्यों स्टेबल होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी का कॉज है अनरेस्ट्रिक्टेड रेजोनेंस, मतलब रेजोनेंस जब हो रहा है अनरेस्ट्रिक्टेड हो रहा है, रेजोनेंस लगातार चल रहा है, आगे आगे बढ़ना चाहिए, रेजोनेंस बैक नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक आयन है, यहां से एक H हटा के और यहां से एक H हटा के मैं अगर इन 5 कार्बन एटम्स को जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा? ये दोनों में क्या फर्क है? इसमें भी रेजोनेंस है, इसमें भी रेजोनेंस है, मगर इसमें रेजोनेंस, अगर रेजोनेंस चलता हुआ यहां तक पहुंचेगा तो इसके बाद इसको वापस लौट के आना है, फिर वापस आना है, फिर वापस आना है। ये एक लिमिट्स के बीच में रेजोनेंस हो रहा है, जिसको हम रेस्ट्रिक्टेड रेजोनेंस कहते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कभी भी बैक होने का सवाल नहीं होता है, ये अनरेस्ट्रिक्टेड रेजोनेंस है। इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ पाई बॉन्ड बनाने उतरेंगे, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बढ़ेंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बॉन्ड बनाने उतरेंगे तब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव कर जाएंगे, और ये लगातार आगे आगे चलता रहेगा। और इस अनरेस्ट्रिक्टेड रेजोनेंस की वजह से अनयूजुअल स्टेबिलिटी जनरेट हो जाती है आयन में। रेजोनेंस यहाँ भी है, रेजोनेंस यहाँ भी है, मगर इस मॉलिक्यूल में अनयूजुअल स्टेबिलिटी है, जिसको हम कहते हैं एरोमेटिसिटी। ये एरोमेटिक नहीं है, ये नॉन एरोमेटिक रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड आयन है, ये एरोमेटिक आयन है। एरोमेटिसिटी के बाद तीसरा नंबर पे आता है जो कार्बोकैटायंस को स्टेबलाइज करता है, रेजोनेंस, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। रेजोनेंस का मतलब हुआ पाई बॉन्ड्स का लगातार मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह के बीच में। क्या यहां रेजोनेंस पॉसिबल है? बिल्कुल रेजोनेंस पॉसिबल है। ये एक एक्टिव साइड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एक्टिव साइड है, जो यहां से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर पुल करने की कोशिश करेगा। अगर ये ऐसा करता है तो ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया, यही रेजोनेंस है, और पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन को बेयर करना पड़ेगा। इस इफेक्ट को हम कहते हैं -m या -r इफेक्ट। व्हाई इट इज कॉल्ड सो? Because this is an electron deficient center which compels this carbon to put this pi bond to this side. It means this electron deficient center is pulling this pi electron cloud away from this carbon atom. यानी इस कार्बन से दूर खींचा जा रहा है इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, इसलिए हम इसको -m या -r इफेक्ट कह रहे हैं। क्या होता अगर यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होता? मान लीजिए हम यहां पर क्लोरीन लेते हैं, क्लोरीन का ऑक्टेट फुलफिल्ड है, इलेक्ट्रॉन रिच है, ऑक्टेट फुलफिल्ड है, फिर लोन पेयर्स भी इसके पास में है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिच एक्टिव साइट। क्या क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? नहीं, ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है, मगर ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है इस कार्बन को। Chlorine can compel this carbon to form pi bond with this chlorine. In that case, ये इलेक्ट्रॉन्स पीछे की ओर मूव करेंगे। आप यहां पाएंगे कि यहां पे क्लोरीन ने पॉजिटिव चार्ज बेयर कर लिया और इस कार्बन पर आ गया नेगेटिव चार्ज। नाउ दिस इफेक्ट इज कॉल्ड +m और +r इफेक्ट। व्हाई इट इज कॉल्ड सो? अब आप समझ रहे हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा, मैं फिर समझा रहा हूं कि ये इलेक्ट्रॉन्स, दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज बीइंग एडेड टू दिस कार्बन एटम। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड कार्बन में ऐड हो रहा है, इसलिए हम इसको +m या +r इफेक्ट कहते हैं। ये रेजोनेंस है, इसके बारे में हम ज्यादा डिटेल में बात करेंगे जब हम रेजोनेंस टॉपिक में एंटर होंगे। ओके, नाउ नंबर 4, फोर्थ क्राइटेरिया इज हाइपर कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन नहीं है ये, मगर इसको नाम दिया गया है हाइपर कॉन्जुगेशन का। इसको एक और नाम से बुलाया जाता है नो बॉन्ड रेजोनेंस। ये नेदन बेकर इफेक्ट है। व्हाट इज नेदन बेकर इफेक्ट? और नो बॉन्ड रेजोनेंस, जब बॉन्ड ही नहीं है तो फिर रेजोनेंस कैसा? ये हम डिस्कस करते हैं। ये समझ लें
कि इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा इफेक्टिव इफेक्ट होता है हाइपर कंजुगेशन, और ये लगभग रेजोनेंस जैसा ही है। हालांकि इसको कहते हैं हम नो बॉन्ड रेजोनेंस है, ये रेजोनेंस जैसा ही है, इसमें पाई बॉन्ड नहीं है, इसलिए हम इसको एग्जैक्टली रेजोनेंस नहीं कह सकते, मगर रेजोनेंस जैसा ही है और बहुत इफेक्टिव है। क्या होता है, ये एक कार्बोकैटायन है जिसके साथ में ये पहला कार्बन जुड़ा है, इसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन। मान लीजिए यहां पर भी एक ऐसा ही एक कार्बन जुड़ा हुआ हो, तो इस कार्बन को भी हम अल्फा कार्बन कहेंगे। नाउ अगर हम कहेंगे फर्दर ये कार्बन किसी और कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो फिर हम इसको कहेंगे बीटा कार्बन। पहला कार्बन जो इससे जुड़ा है वो अल्फा कार्बन है, चाहे वो ये हो चाहे वो ये हो। अब इस कार्बन पे यहाँ पे 3 H जुड़े हुए हैं, इस कार्बन पे 2 H जुड़े हुए हैं। इन सारे H एटम्स को हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। अब एक चीज पहले समझ लीजिए कि अल्फा हाइड्रोजन बहुत ज्यादा एसिडिक कंसीडर किया जाता है, इट इज हाईली एसिडिक इन नेचर। क्यों? कारण है यहां पर जो सिग्मा बॉन्ड है, उस सिग्मा बॉन्ड पर बहुत जबरदस्त खिंचाव है इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से मूव कर जाते हैं इस कार्बन की तरफ, इस हाइड्रोजन को बेयर करना पड़ता है पॉजिटिव चार्ज फॉर टाइम भी। ये बॉन्ड टूटता नहीं है, हम सिर्फ समझाने के लिए आपको दिखा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। इलेक्ट्रॉन कार्बन की ओर आए और फिर ये कार्बन और ये कार्बन, पॉजिटिव और नेगेटिव कार्बन आपस में जोड़ करके एक पाई बॉन्ड फॉर्म कर देते हैं। अभी आप देखिए कि यहां पर पहले सिग्मा बॉन्ड हुआ करता था जो अब पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। इट मींस व्हाट इज हैपनिंग हियर, हियर सिग्मा बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। डांसिंग रेजोनेंस में आपने देखा कि कार्बन और कार्बन के बीच का सिग्मा बॉन्ड कार्बन और कार्बोकैटायन के बीच का पाई बॉन्ड बना। यहां पर आप देख रहे हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का सिग्मा बॉन्ड कार्बन और कार्बोकैटायन के बीच का पाई बॉन्ड बना। एक्चुअली ना तो ये सिग्मा बॉन्ड पूरी तरह कभी टूटता है और ना ये पाई बॉन्ड पूरी तरह कभी फॉर्म होता है। पार्शियली ये बॉन्ड टूटा, पार्शियली ये बॉन्ड बना, और सिर्फ इस हाइड्रोजन के साथ नहीं हुआ। हम ये नहीं कह सकते कि बस यही हाइड्रोजन है जो इसका पॉजिटिव चार्ज बेयर कर रहा है। कार्बन अपना पॉजिटिव चार्ज बेयर करता है, मगर उस पॉजिटिव चार्ज को इस हाइड्रोजन ने बहुत हद तक रिड्यूस कर दिया। आप समझ लें कि अगर 10% भी रिड्यूस कर दिया तो अब इस कार्बन पर 90% पॉजिटिव चार्ज रहा। चार्ज परसेंटेज में नहीं बांटा जा सकता, ये हम जानते हैं, चार्ज डिविजिबल नहीं होता। हमारे कहने का मतलब है अगर हम कहें कि एक भैंस को हमने 2 लोगों में बांट दिया, तो आप भैंस को 2 हिस्सों में नहीं बांट सकते। उसका मतलब होता है कि 2 लोग एक दिन एक भैंस को रख रहे हैं और दूसरे दिन दूसरा पर्सन भैंस को रखेगा। यहाँ पर वही सिचुएशन है कि अगर 100 सेकंड तक आप देखेंगे तो 90 सेकंड तक कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, 10 सेकंड ये हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज को बेयर कर रहा है। अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो यही चीज आपको यहाँ पर मौजूद सारे हाइड्रोजन के साथ में दिखाई देगी। जितने हाइड्रोजन एटम्स हैं वो सब के सब इसके साथ में सिग्मा बॉन्ड को तोड़ के पाई बॉन्ड फॉर्म करने के लिए तैयार हैं। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जितने हाइड्रोजन हैं वो सब इस कार्बोकैटायन के लिए एक बॉडीगार्ड की तरह रोल प्ले कर रहे हैं। ये कोशिश कर रहे हैं कि इसके पॉजिटिव चार्ज को रिड्यूस किया जा सके, और करते करते ये 50% तक रिड्यूस हो जाता है यहाँ पर इस केस में। तो ये स्टेबिलिटी को बहुत ज्यादा बढ़ाता है। ये रेजोनेंस नहीं है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, रेजोनेंस पाई बॉन्ड टू पाई बॉन्ड होता है। ये सिग्मा टू पाई हुआ, और वो सिग्मा बॉन्ड भी कार्बन और कार्बन के बीच का नहीं है, वो सिग्मा बॉन्ड कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन के बीच का है। लास्ट इफेक्ट, ये हाइपर कंजुगेशन के बारे में ध्यान रखिएगा, ये रेजोनेंस से कम इफेक्टिव है। ये एग्जैक्ट रेजोनेंस नहीं है, रेजोनेंस से थोड़ा कम इफेक्टिव है, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट से बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। लास्ट वन इज इंडक्टिव इफेक्ट। ये प्लस आई और माइनस आई 2 इफेक्ट हो सकते हैं। व्हाट इज प्लस आई, व्हाट इज माइनस आई? अगर कार्बन के साथ कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है, से क्लोरीन, ये कार्बन sp2 कार्बन अगर होता तो ये क्लोरीन यहां से इलेक्ट्रॉन को पुल कर सकता था, या आपने इलेक्ट्रॉन दे सकता था, प्लस m इफेक्ट शो कर सकता था। ये sp3 कार्बन है, पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा। यहां पे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपना रोल प्ले करती है। कार्बन sp3 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.52। ऑब्वियस बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत बड़ा फर्क है। क्लोरीन सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर पुल करना शुरू करेगा ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। रिजल्ट क्या होगा? क्लोरीन पर धीरे धीरे नेगेटिव और कार्बन पर धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होना शुरू होगा। ये कहलाता है इंडक्टिव इफेक्ट, और इस इफेक्ट को हम कह रहे हैं माइनस आई। व्हाई वी आर कॉलिंग इट माइनस आई? जैसे हमने कहा, इस सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जो पेयर है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको इस कार्बन से दूर ले जाया जा रहा है। दिस इलेक्ट्रॉन पेयर इज बीइंग सबट्रैक्टेड फ्रॉम कार्बन एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड माइनस आई इफेक्ट।
चेंज करते हैं, चलिए थोड़ा सा हम क्लोरीन की जगह ऑक्सीजन ले आते हैं, O-। अब क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो एक क्राइटेरिया है, यहां पर तो कुछ और घटना घटने वाली है। ऑक्सीजन को अगर आप ध्यान से देखें तो इसका ऑक्टेट फुलफिल्ड है, 3 लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज है। क्या यह पॉसिबल है कि यहां सिग्मा बॉन्ड का बॉन्ड पेयर ऑक्सीजन की ओर अट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहां पर डेंसली लोकेटेड नेगेटिव चार्ज है। क्या होगा, इस नेगेटिव चार्ज के कारण ये इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होंगे वापस कार्बन की तरफ, यानी इस बार जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कार्बन में ऐड किया जा रहा है। O- इज पुशिंग इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स दिस कार्बन एटम, इट मींस नेगेटिव चार्ज इज बीइंग इंड्यूस्ड एट दिस कार्बन, और जितना नेगेटिव चार्ज यहां आ रहा है उतना नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पर धीरे धीरे रिड्यूस होता चला जाएगा। इज दैट क्लियर? तो इस इफेक्ट को आप क्या कहेंगे, इसको आप कहेंगे प्लस आई इफेक्ट, बिकॉज इलेक्ट्रॉन पेयर इज बीइंग एडेड टू, प्लस हो रहा है कार्बन में। एनी डाउट? अगर ये क्लियर है तो आप समझें हमने 5 इफेक्ट्स की बात की है, डांसिंग रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन या नो बॉन्ड रेजोनेंस, एंड फाइनली इंडक्टिव इफेक्ट। इसी सीक्वेंस में हम कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे, कुछ कार्बोकैटायंस लेंगे, कुछ कार्बोनायंस भी लेंगे, और फिर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये इफेक्ट्स हम यूज कर सकते हैं कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी, रेस्पेक्टिव स्टेबिलिटीज को समझने के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर